आज का हमारा क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। सबसे पहले ये समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जिस तरह लीनियर मोशन में आपने इनर्शिया को स्टडी किया कि लीनियर मोशन में बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से बॉडी अपनी हालत को बरकरार रखती है, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है। जब कभी आप उसे उसकी पोजीशन में चेंज लाना चाहोगे तो वो रिजेस्ट करती है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, यानी जितना आपके पास बॉडी का मास होगा उतना आप इनर्शिया पाया जाएगा। इनर्शिया लीनियर एक्सेलरेशन के, यानी इनर्शिया किस चीज को डिटरमिन कर रहा है? अभी हमने कहा कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया मास में इनर्शिया को डिटरमिन करता है। समझ आई ये बात? तो मास के विद रिस्पेक्ट टू ये चीज प्ले हो रही है। मास किसको अपोज करते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन हम कहते हैं ना न्यूटन सेकंड लॉ में कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मींस के मास अपोजेस द एक्सेलरेशन। यहां पर क्योंकि हमारा चैप्टर रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, रोटेटिंग बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से वो अपनी हालत को मेंटेन रखता है, चाहे रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में हो। डिफिनेशन क्या बनेगी? फर्स्ट वी विल डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे होगा जी? दी property of a rotating body which maintains its state of rest or uniform rotational motion is called moment of inertia। जिस तरह मास लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन को अपोज करता है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन को अपोज करता है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा हुआ तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो जाए। तो मोमेंट ऑफ inertia opposes the angular acceleration। किससे क्या नतीजा निकलता है? इससे ये नतीजा निकलता है कि आपने देखा ना लीनियर मोशन में क्या हो रहा है, मास लीनियर एक्सेलरेशन को अपोज करता है, तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करना है। रिजल्ट ये निकलता है, यानी लीनियर मोशन में जो रोल मास से प्ले किया जाता है, एंगुलर मोशन में सेम रोल इज प्लेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी एंगुलर मोशन में मास का किरदार मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदा है। इसके लिए हम ये सेंटेंस लिख देते हैं कि इट प्लेज
same role in rotational motion as mass plays in linear motion। तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है? फार्मूला आई से, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास पे डिपेंड करता है और आर रोटेशनल मोशन में रेडियस ऑफ सर्कल आता है। मिसाल के तौर पे ये कोई सर्कुलर पाथ है और दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। किसी स्ट्रिंग से इसको बांध के आप इस सर्कुलर पाथ पर क्या करवा रहे हैं? मूव करवा रहे हैं along this direction, that is r। और इसका ये एक्सेस आ जाता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। सर्कुलर पाथ के विद रिस्पेक्ट इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा। रोटेटिंग पॉइंट से बॉडी का जो फासला है उसे आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एम इज द मास। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। यूनिट जो इसका ऐसा यूनिट है वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एसआई एम के सिस्टम को भी बोलते हैं। एम के सिस्टम एक्चुअली एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो सीजीएस सिस्टम में इसका इन सीजीएस सिस्टम वो ग्राम होता है। सीजीएस सिस्टम में ग्राम और सीजीएस सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तीसरा यूनिट जो यूज होता है उसे बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। उसमें इसका यूनिट मास के लिए स्लग यूज होता है, मास के लिए स्लग और डिस्टेंस के लिए फुट। एफपीएस सिस्टम, ठीक है, फुट स्क्वायर। ये अभी हमने क्या सीखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आपको समझ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कि किसी बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से रोटेटिंग बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपनी रोटेशनल मोशन को, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन को मेंटेन करता है। जब कभी आप उसे रिजिस्ट करेंगे या उसकी मोशन में चेंज लाना चाहेंगे तो वो रिजिस्ट करेगा। इसका नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये डिपेंड करता है इस पर, मास पर और डिस्टेंस पर डिपेंड। एक बॉडी का मास अपनी मोशन के दौरान तो कांस्टेंट रहता है, तो फिर हम इसको किसके विद रिस्पेक्ट चेक करेंगे? डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट चेक करेंगे कि डिस्टेंस के बढ़ाने या घटाने से इस पर क्या फर्क पड़ता है। डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और ये मास के जैसा किरदार अदा कर रहा है। जिस तरह मास लीनियर मोशन में जो किरदार अदा कर रहा है, एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बना किरदार अदा कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का रिलेशन क्या है, क्योंकि मेन हमारा जो टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क है।
इन दोनों का आपस में रिलेशन डिराइव करते हैं। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सीखा कि क्या होता है। अब इसका रिलेशन टॉर्क से डिराइव करेंगे। तो व्हाट इज टॉर्क? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज नोन एज टॉर्क। जब कभी कोई बॉडी लॉन्ग सर्कुलर पाथ करती है अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्स, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, by the definition of torque, क्या definition है? It is the cross product of momentum and force, position vector also called momentum position vector actually। torque is equal to r, ये position vector आता है, and f force। torque is equal to r cross f sin theta and v। क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दिस इज मैग्नीट्यूड, स्केलर है और ये डायरेक्शन दे रहा है, तब जाके ये कंप्लीट है। ये किसके अकॉर्डिंग हमने किया? आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू magnitude of A and magnitude of B, product of their magnitude along with sine of angle between them। और ये उसके कारण अगर A क्रॉस B इसकी इक्वल है तो R क्रॉस F होगा आर एफ साइन थीटा। अब इसको मैग्नीट्यूड यानी स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर एफ साइन थीटा, फिर साथ यूनिट वेक्टर नहीं होगा क्योंकि स्केलर फॉर्म लिखते हैं। यहां पर आप जरा इस डायग्राम में देखें, ये डायग्राम अगर हम लेते, यहां पर कोई पार्टिकल ले लें, ये इसका सेंटर ओ आ जाता है, सेंटर ओ, दैट इज रेडियस वेक्टर, और ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आप ले रहे हैं। फोर्स इस पर जो अमल कर रही है वो लॉन्ग द ऐसे ले रहे हैं, फोर्स एफ, तो ये आर, यहां पर एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। यानी हम कह रहे हैं कि आर इज परपेंडिकुलर टू एफ, दैट इज बिटवीन देम, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना आ जाएगा? 1, साइन 90 डिग्री 1। यहाँ थीटा 90 पुट करें, साइन 90, साइन 90 इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। थोड़ा आगे लेके जाए, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, क्या होगा? एम ए आई। टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पर आप रीजन दे दें, एफ इज इक्वल टू एम एन मास, ये एक्सेलरेशन, क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन भी हमने सीखा था। तो लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर एल्फा होता है। ए लीनियर एक्सेलरेशन, रेडियस और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रीजन ए की जगह पर क्या जाएगा? आर एल्फा हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। व्हाट इज एल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, रोटेशनल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको एंगुलर कहते हैं और एल्फा से डिनोट किया जाता है।
एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साथ में अल्फा। थोड़ा सा गौर करें, लीनियर मोशन में हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए होता है। तभी जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सीख रहे थे तो ये स्टेटमेंट हमने कहा कि लीनियर मोशन में जो किरदार मास अदा करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में प्ले करेगा। एम की जगह पर आपके पास आई आ जाता है, और लीनियर मोशन में ए एक्सेलरेशन होगा, रोटेशनल मोशन में अल्फा आ जाएगा। लीनियर मोशन में बॉडी की मोशन को इफेक्ट करने वाली चीज जो होती है वो फोर्स होती है। इन लीनियर मोशन द मोशन ऑफ द बॉडी इफेक्टेड बाय फोर्स। इन रोटेशनल मोशन द मोशन ऑफ बॉडी विल बी इफेक्टेड बाय द क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड टॉर्क। यानी लीनियर मोशन में ये फार्मूला आता है, और इस फार्मूले का एनालॉग जो होता है वो ये रहा, यानी F इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, मास रिप्लेस्ड बाय I और A बाय अल्फा। अब जनरल करें बात तो ये फार्मूला जो इफेक्ट्स दे रहा है लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में वही चीज हमें ये फार्मूला दे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क का काम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े किसी रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? ऐसी बॉडी जिस पर आप फोर्स लगाएं या वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक डिस्प्लेस होती है, उसकी शेप, उसकी साइज में कोई फर्क भी नहीं आता। ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। कोई भी आप ऐसी इरेगुलर शेप बॉडी, ये एक रिजिड बॉडी है, दिस इज अ रिजिड बॉडी, आप इसको रिजिड बॉडी कंसिडर कर लें। और दैट इज द एक्सिस about which this body can rotate. ठीक, this body consists of n number of particle of masses, n number of masses, that is the point of rotation. Let ये वो पार्टिकल है, इसका मास m1, और इससे फासला जो है हमारे पास r1 होगा। ये पार्टिकल 2 और इसका फासला r2 मुय्यन किया जाएगा। m3 और इसका फासला r3 करते करते आपके पास हम nth पार्टिकल 100वां है, क्रोमा है, 10वां है, जो भी है, अगर ये क्रोम पार्टिकल्स पर मुश्तमिल, ये nth पार्टिकल है तो इसका मास mn, n को छोटा करके लिखेंगे, और इसका फासला जो है वो rn ट्रीट किया जाए। यहां पर आप हर पार्टिकल का एक और बात कि ये रिजिड बॉडी है, तमाम पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। समझ आइए बात, एंगुलर वेलोसिटी सबकी कांस्टेंट होगी। रिजिड बॉडी के सारे एक एंगुलर स्पीड के साथ अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट कर रहे हो। हर पार्टिकल का आपने अलग अलग टार्क फाइंड आउट करना है। तो टार्क का फार्मूला
ये वाला यूज किया जाएगा, जिसमें मास भी इन्वॉल्व है और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन से फासला है। तो टार्क ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, टार्क ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो होगा वो टार्क 1 आता है, वो क्या होगा, टार्क 1 m1 r1 r1 स्क्वायर, साथ में अल्फा है। फिर सेकंड पार्टिकल की वजह से जो टार्क आ रहा है वो क्या होगा, टार्क 2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा, करते करते nth टार्क n, इसका मास mn, डिस्टेंस rn स्क्वायर अल्फा। टोटल टार्क क्या होगा, टार्क ऑफ द रिजिड बॉडी। समझ आ रही है बात में, सम ऑफ द टार्क्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज द टार्क ऑफ द रिजिड बॉडी। तो टोटल टार्क, टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस टार्क n, ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। अल्फा को अगर हम कॉमन ले लें, हाँ, तो इन साइड रह जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा आप कह देंगे। इसका समेशन ले लें, समेशन m i r i square, what is I is equal to 1 2 3 so on, जितने पार्टिकल्स हैं उतनी i की nth वैल्यू हो जाएगी। अगर 100 है तो i की आखिरी वैल्यू 100 होगी। i इक्वल टू 1, i इक्वल टू n, अप टू n, बाहर आपके पास अल्फा, एंड दिस थिंग measures the moment of inertia of this rigid body। तो m r स्क्वायर, समझ आइए बात, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, समेशन आ रहा है, कैपिटल आई आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, साथ में क्या जाएगा, अल्फा, एंड दैट इज टार्क रिजिड बॉडी। तो नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम स्टडी किया था, ये एंगुलर मोशन है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। फिर एंगुलर मोमेंटम का और टार्क का फिर रिलेशन डिराइव करेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये कुछ एक दो टॉपिक और करने के बाद हम तमाम लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर्स का कंपेयर करेंगे, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए कि कौन सी चीज एंगुलर मोशन में किस सिंबल से रिप्रेजेंट की जा रही है और क्या रोल प्ले कर रही है और उसका क्या किरदार था लीनियर मोशन में। फिर इजीली आप लीनियर और एंगुलर को अंडरस्टैंड कर सकोगे। नेक्स्ट है इंशाल्लाह।